प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कृतिका पुस्तक के अध्याय 3 रीढ़ की हड्डी को पढ़ेंगे। प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। यह एकांकी लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इसके पात्र देख लेते हैं हम। उमा लड़की, रामस्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की माँ, रतन नौकर, शंकर जो लड़का है वो जो उमा को देखने आएगा, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप और उनका नौकर कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार किया गया है। इतने में ही वहाँ पर प्रेमा आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। तभी रामस्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है। जैसे तैसे वे मान गए हैं और अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, तो मुझे दोष मत देना। तब प्रेमा कहती है, तुमने ही इसको पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा लिया है। मैंने तो पाउडर वाउडर इसके सामने लाकर रखा है, पर वह इन सब चीज़ों से नफरत करती है। रामस्वरूप कहते हैं, ना जाने इसका दिमाग कैसा है। उमा बीए तक पढ़ी हुई है, परंतु रामस्वरूप लड़के वालों को 10वीं तक पढ़ी बताते हैं, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। नाश्ते में टोस्ट है, मक्खन नहीं है। रामस्वरूप ने नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए भेजा। बाहर जाते हुए रतन देखता है कि कोई घर के बाहर बढ़ रहा है। वह मालिक को बताता ही है कि थोड़ी देर में दरवाज़ा खटकता है और दरवाज़ा खुलने पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आते हैं। रामस्वरूप उनका स्वागत करते हैं। दोनों बैठकर अपने ज़माने की तुलना नए ज़माने से करते हैं। अपनी आवाज़ और तरीके को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात की जाए। वे शादी विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। रामस्वरूप उमा को बुलाने के लिए जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत बुरी नहीं लगती, पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है। वे अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटते हैं। रामस्वरूप दोनों को नाश्ता कराते हैं, इधर उधर की बातें भी करते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं तो रामस्वरूप कहते हैं, वह तो आप खुद देख लीजिएगा। फिर जन्म पत्रियों के मिलाने की बात चलती है तो रामस्वरूप कहते हैं, मैंने उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिला हुआ ही समझ लीजिए। बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमें तो मैट्रिक पास बहू चाहिए, मुझे क्या उससे नौकरी करानी है। उमा को बुलाने पर वह सिर झुकाए तथा हाथ में पान की तश्तरी लिए आती है। उमा के लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ बोलते हैं, चश्मा। रामस्वरूप चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट कर देते हैं। दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की चाल और चेहरे की छवि को देखते हुए गाने बजाने के बारे में भी पूछते हैं। सितार उठाकर गीत सुनाती हुई उमा की नजर उस लड़के पर पड़ती है तो वह उसे पहचानकर गाना बंद कर देती है। फिर उमा से उसकी पेंटिंग और सिलाई के बारे में पूछा जाता है तो इसका जवाब रामस्वरूप दे देते हैं। तब गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम विनाम के बारे में पूछते हैं और उमा को उत्तर देने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी कहते हैं कि उमा तुम ही जवाब दो। और मजबूत आवाज में क्या कहती है उमा, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बेची जाती है तब क्या दुकानदार कुर्सी मेज से पूछता है? केवल खरीदार को ही दिखा देता है। पसंद आए तो अच्छा, वरना कोई बात नहीं। रामस्वरूप क्रोधित होकर उसे डांटते हैं। उमा, अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मुझे खरीदने आए हैं, जरा इनसे तो पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उन्हें चोट नहीं लगती? लड़कियां मजबूर भेड़ बकरियां हैं क्या, जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर लेगा? गोपाल प्रसाद गुस्से में आकर कहते हैं, रामस्वरूप बाबू, क्या आपने हमें हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है यहाँ पर? उमा कहती है, आप इतनी देर से मेरी नाप तोल कर रहे हैं, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं हुई?
और जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे और वहाँ से क्यों भगाए गए थे। गोपाल प्रसाद कहते हैं, तो क्या तुम कॉलेज में भी पढ़ी हो? उमा कहती है, हाँ पढ़ी हूँ, BA पास किया है मैंने ना तो कोई चोरी की और ना ही आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताक झाक करती फिरती हूँ और ना ही मैंने किसी कायरता का प्रदर्शन किया है। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप को बुरा भला कहते हुए अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा कहती है, जाइए, जरूर जाइए, घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। गोपाल प्रसाद और उनका लड़का दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। अब प्रेमा आती है। उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है। बाबूजी मक्खन सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और एकांकी समाप्त हो जाती है। रीढ़ की हड्डी नाटक का नाम लेखक ने बिल्कुल सही दिया था। मनुष्य के जीवन में मान सम्मान उसके लिए अति आवश्यक है। मान सम्मान ही उसे समाज में गर्व से खड़ा रखता है, वह समाज के सम्मुख स्थान दिलाता है। उसका मान सम्मान उसकी रीढ़ की हड्डी के समान होता है। उमा ने शंकर के इसी मान सम्मान विहीन जीवन पर प्रहार किया था। शंकर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। पढ़ाई के स्थान पर लड़कियों के हॉस्टल में घुस जाना, वह वहां पर अपमानित होकर भगा दिया जाना शर्म की बात थी। एक लड़की ऐसे पति की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उमा ने शंकर के इसी तथ्य को उजागर कर उसे रीढ़ की हड्डी से विहीन बताया है। इस नाटक के नाम की सार्थकता इसी बात से सिद्ध होती है। धन्यवाद।